जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और यह हमारी जो राज्य व्यवस्था की वीडियो आ रही है, इसमें अगला वीडियो है। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में देखेंगे, और न केवल आज, अगली हो सकता है एक और वीडियो या एक से अधिक वीडियो आ जाए मौलिक अधिकारों पर, क्योंकि मौलिक अधिकार एक विस्तृत भाग है और सबसे बड़ी बात, बड़ा महत्वपूर्ण है। यह न केवल परीक्षा के लिए बल्कि आपकी अपनी निजी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है कि हमें ये पता होने चाहिए कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं और उनका क्या स्वरूप है, क्या कैसे, इनके बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं। हालांकि यूपीपीसीएस या जो है अन्य परीक्षाओं की बात करें, हम विशेष नाम यूपीपीसीएस मैंने इसलिए कि हाल फिलहाल में होने वाला है, 2 महीने बाद पेपर उसका। और यूपीपीसीएस में पॉलिटी से जो प्रश्न पूछा जाता है आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से, वो बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछते हैं वहाँ से। तो आप लोगों को अगर ये सब तैयार रहेंगे तो आप लोग घुमा फिरा के पूछने के बावजूद प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके साथ तैयारी के लिए। तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, इसमें बताना है। तो देखते हैं, पहला आपका है विकल्प, वे नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है मौलिक अधिकार। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल है। मूल अधिकार या इन्हें मौलिक ही क्यों कहा जाता है? संविधान में तो बहुत सारे राइट्स की बात हुई है, बहुत सारे, लेकिन इन्हें मूल अधिकार क्यों कहा गया? तो इसके पीछे का तर्क है, ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक पक्ष के, भौतिक पक्ष कौन कौन से होते हैं? व्यक्ति का सामाजिक जीवन हुआ, आर्थिक जीवन हुआ, राजनीतिक जीवन हुआ। तो व्यक्ति के भौतिक पक्ष और नैतिक पक्ष, नैतिक पक्ष क्या हो जाता है? जैसे आपका आध्यात्मिक जीवन हुआ, धार्मिक जीवन हुआ, ये नैतिक पक्ष हो गया। इन दोनों पक्षों के संतुलित विकास के लिए इस प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें मौलिक या मूल अधिकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक तत्वों में शामिल होते हैं। तो ये विकल्प इसका मतलब आपका सही आ रहा है। उसके बाद कह रहा है, वे राज्य के खिलाफ व्यक्ति की सुरक्षा है। तो हाँ, ये भी सत्य है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? यह व्यक्ति को राज्य के खिलाफ मजबूत करते हैं, क्योंकि राज्य जो होता है, जो शक्ति होती है, उसके निरंकुश होने की संभावना होती है। वह अपने आप को बचाए रखने के लिए, सत्ता में रहने के लिए वह निरंकुश हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ये गारंटी दिए गए हैं संविधान के द्वारा व्यक्ति को, व्यक्ति के अधिकारों की। तो ये भी विकल्प सही है। उसके बाद कह रहे हैं, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। देखिए, प्रवर्तनीय या वाद योग्य, 2 शब्द इस्तेमाल होता है। तो वाद योग्य या प्रवर्तनीय, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि इनका उल्लंघन किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, राज्य के द्वारा, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो वैसी स्थिति में अगर कोई कानून वाद योग्य है या प्रवर्तनीय है न्यायालय के द्वारा, तो आप न्यायालय की शरण में जाएंगे और न्यायालय आपको न्याय देगा। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं, यदि राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं इनके संरक्षण के लिए। तो यहाँ ये विकल्प गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि ये प्रवर्तनीय हैं। इनका उल्लंघन होने पे आप न्यायालय जा सकते हो, न्यायालय इनको लागू करवाता है। अंतिम विकल्प क्या कह रहा है? भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो था यहाँ पे, ये असत्य था। तो इसके बारे में देखिए, अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और भौतिक और नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को भी ये सुनिश्चित करते हैं। मतलब व्यक्तियों की आज़ादी की सुनिश्चित करने के लिए भी ये कानून आवश्यक है। अब देखते हैं संवैधानिक उपबंध इसके संदर्भ में क्या किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, और जो इनकी भाषा है वह कहाँ से लिया गया है? आप देखिए, सॉरी, ये भाषा का नहीं, मौलिक अधिकार वहीं से लिए गए हैं। मुझे याद आ गया प्रस्तावना का, वहाँ की भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। तो उसके बाद यहाँ क्या है? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है, और भाग 3 को जो मौलिक अधिकार हैं उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
अब मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? एक तरह से नागरिक अधिकार पत्र होता है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा क्या है? अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। 1215 में इंग्लैंड में जो किंग जॉन थे, राजा थे, तो वे क्या करते थे कि अपने शक्ति का निरंकुश उपभोग कर रहे थे। तो सामंतों के द्वारा, सामंत कौन? जो छोटे छोटे व्यक्ति रहते हैं जिनकी मदद से राजा शासन करता था। एक तरह से हमारे यहाँ जो जमींदार होते थे उस तरह के वहाँ सामंत होते थे। हमारे यहाँ भी सामंतवादी व्यवस्था है, आप इतिहास में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो उनके दबाव में यह पहला मैग्ना कार्टा जारी किया गया और उसमें कहा गया कि राजा अपनी शक्ति को शेयर करेगा, राजा अपनी शक्ति को साझा करेगा कुछ लोगों के साथ, और नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। राजा पूरी तरह निरंकुश नहीं रहना चाहिए। तो पहली बार वहाँ नागरिकों के अधिकारों की बात की गई थी 1215 में। हालांकि जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें 1789 में अपने संविधान में पहली बार मूल अधिकारों का वहाँ उल्लेख किया गया और मूल अधिकारों को उसके संविधान में शामिल किया गया। तो चर्चा सबसे पहले आई थी 1215 में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लेकिन 1789 में फ्रांस के संविधान में इसको शामिल कर लिया गया, वहाँ लिखित रूप में रखा गया। अब क्या कहते हैं, भाग 3 की प्रकृति, जो मौलिक अधिकार हैं ये न्यायोचित प्रकृति के हैं, यानी कि प्रवर्तनीय हैं, यानी कि वाद योग्य हैं, अर्थात न्यायालय द्वारा इन्हें संरक्षण प्राप्त होता है यदि इनका उल्लंघन किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। उसके अलावा मूल संविधान में जो ये मौलिक अधिकार हैं अभी इनकी संख्या 6 है, लेकिन मूल अधिकार में इनकी संख्या 7 थी। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में एक संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया और वह अनुच्छेद 31 में था, वहाँ से हटा दिया गया और उसे अब अनुच्छेद 300 क या 300 ए में डाल दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब कानूनन तो आप अपनी जमीन का, अपनी संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन वह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अगर आवश्यकता पड़ेगी राज्य के द्वारा उसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा और आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, विधिक अधिकार हो गया, ना कि आपका मौलिक अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है और सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है। शब्द समझते जाइए। ठीक है, आपको सशक्त अगर नहीं बनाएगा राज्य तो आप कभी भी लोकतंत्र को समुचित संचालन में मदद नहीं कर सकते। तो मौलिक अधिकार क्या करते हैं, आपकी राजनीतिक सूझबूझ भी बढ़ाते हैं, आपको राजनीतिक रूप से सशक्त करते हैं। ऊपर बता चुका हूं मैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार के विकास में मदद करते हैं। तो अब विशेषताएं कुछ खास खास हैं, थोड़ी बहुत देख लेते हैं, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ हम बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट देख ले रहे हैं जो सामान्यतः प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मूल अधिकार की विशेषताओं में क्या कह रहे हैं कि अधिकार न्यायोचित हैं, यानी कि इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। आपको अनुच्छेद 332 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, जिसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए। अनुच्छेद 226, इसके तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं उनके उल्लंघन की स्थिति में। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार असीमित नहीं है, पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्ति युक्त निर्बंधनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। जब लगेगा राज्य को कि हाँ इन अधिकारों के उल्लंघन या इन अधिकारों का जो स्वतंत्र उपभोग लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, या किसी विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का स्वतंत्र उपभोग उचित नहीं है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, तो वैसी परिस्थिति में इन पे उचित प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है और इन्हें सीमित किया जा सकता है। अब सपोज करिए, मान लीजिए कि इमरजेंसी या कोई ऐसे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, या कहीं धारा 144 लागू है, या अपस्पा कहीं लागू है, और अब वहाँ आप निकल के सड़क पर घूमने लगे, कह दीजिए तो हमारा आर्टिकल 19 का जो है हम उपभोग कर रहे हैं, हमें कहीं भी घूमने की, सभा करने की, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस वाले आपको 2 लाठी लगा के सीधे घर में कर दें कि लक्ष्मीकांत केवल आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कुछ और भी उसमें पढ़ लीजिए, उसमें उचित प्रतिबंध की भी बात की गई है। तो ऐसी परिस्थितियां देखने को आ सकती हैं। तो इसलिए आप कभी ये सोच के विपरीत परिस्थितियों में मत निकलिएगा कि हम लक्ष्मीकांत पढ़े हुए हैं और उसमें कहा गया है कि ये मौलिक अधिकार हैं, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो ये जोक्स पार्ट था। तो चलिए
यह अधिकार स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है, यानी कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत क्या कर सकती है, संशोधन करके इनकी शक्ति को घटा बढ़ा सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों को सीमित करके घटा बढ़ा सकती है, समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, जैसा कि जो है 7वें को समाप्त किया था संपत्ति के अधिकार को। उसके बाद क्या किया है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, जब राष्ट्रीय आपात देखिए 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365, इनके आधारों पर जो अगर किसी प्रकार की देश में आपातकालीन स्थिति लगी हुई है, इन चारों का ग्राउंड अलग अलग है। ठीक है, तो इनको हम आगे पढ़ेंगे, जब आगे हम केंद्र के संबंध में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे, केंद्र कार्यपालिका वगैरह पढ़ेंगे केंद्रीय, तो वहाँ पे हम सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ केवल अभी कुछ समझ लेते हैं। अगर 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा है, उस दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी कुछ विशेषताएं थी। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने जो भी आवश्यक था वो मैंने यहाँ पे बता दिया, कुछ और चर्चा कर लेना चाह रहा हूँ। 12 से आपको 32 तक पूरा एक बार हम चर्चा करके बता दे रहे हैं। जैसे आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, तो 12 क्या कह रहा है, राज्य की परिभाषा इसमें दी गई, क्योंकि हर जगह आप सुनेंगे राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता, राज्य पे निषेधात्मक ये जो है आज्ञा है राज्य के लिए। तो अब हर जगह ये राज्य की बात आएगी, तो अब आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होइए कि राज्य क्या है। इसलिए अनुच्छेद 12 में बता दिया गया कि राज्य क्या है। भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य अधिकारी, ये सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। अभी हम अनुच्छेद 12 जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ बता देंगे, और चीज़ें भी शामिल हैं राज्य की परिभाषा में। अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अगर कोई भी ऐसा कानून विधि बनाया जाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, यानी कि मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि उन विधियों को, उस कानून को निरस्त कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, या उनमें काट छांट कर सकती है। अब अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है, देखिए अनुच्छेद 14 से 18 तक अगर हम देखते हैं, 14 से लेकर 18 तक, तो इसमें समानता के अधिकार की बात की गई है। मतलब इनमें जो तत्व बताए गए हैं, उन तत्वों के द्वारा समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो समाज में अगर किसी भी प्रकार की असमानता की स्थिति है, तो इन कानूनों के माध्यम से उन्हें समान करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष न छोटा है, न बड़ा है, न ऊंचा है, न नीचा है, हर व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 15 कुछ कहा जाए तो आधार निर्मित करता है कि इन आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता, यानी कि धर्म के आधार पर कि फलाना व्यक्ति इस धर्म का है, फलाना व्यक्ति इस धर्म का है, इसलिए नीचा है, ये ऊंचा है। मूल वंश के आधार पर कि तुम इस वंश से हो इसलिए तुम जो है नीचे हो, तुम इस वंश से इसलिए ऊंचे हो, इस आधार पे। जाति के आधार पे, लिंग के स्थान पे, अर्थात मतलब तुम स्त्री हो इसलिए तुम नीचे रहने के काबिल हो, तुम पुरुष हो इसलिए तुम ऊंचे रहने के काबिल हो, तुम ट्रांसजेंडर हो इसलिए तुम समाज में रहने के ही लायक नहीं हो, इस आधार पे। जन्म स्थान के आधार पे कि तुम उत्तराखंड में पैदा हुए तो तुम देवभूमि में हो, देवता हो, तुम बिहार में पैदा हुए तुम फलाना ढंग का हो, ये सारी चीज़ों के आधार पे अगर भेदभाव किया जाता है तो वह कानूनन जुर्म होगा। मतलब अगर उपरोक्त आधारों पे जो मैंने गिनाया, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर यदि किसी से भेदभाव किया जाता है तो वह कानूनन जुर्म होगा, अनुच्छेद 15 के मुताबिक। अब अनुच्छेद 16 क्या कहता है, कह रहे हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो अगर लोक नियोजन किसी कार्य में व्यक्ति को लगाया जा रहा है, कोई सामाजिक कार्य, सरकारी कार्य, उसमें व्यक्ति को लगाया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति से, हाँ, आवश्यक योग्यताओं को छोड़ के। जैसे मान लीजिए कोई सर्विस निकली है, अब उसमें
जो है किसी व्यक्ति के धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी से, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि कहा गया है, इसमें कहा जाता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म, केवल, इससे पहले शब्द इस्तेमाल होता केवल, यानी कि इन आधारों के अलावा अगर कोई आधार बनाया जा सकता है विभेद करने के लिए, लेकिन वह विभेद सकारात्मक होगा। जैसे अब मान लीजिए कि पुलिस की दौड़ है, अब पुलिस की दौड़ में कोई व्यक्ति मान लीजिए कि नेत्रहीन है और उनमें हौसला जज्बा बहुत ज़्यादा है और वो कहें कि नहीं हम तो समानता के अधिकार के उल्लंघन हो, हम भी दौड़ेंगे रेस में हम भी दौड़ेंगे और निकाल के हम पुलिस सिपाही बनेंगे, निशानेबाजी हम करेंगे, घुड़सवारी करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, उनको इस चीज़ से मना, उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ जो आवश्यक योग्यता चाहिए, जो दक्षता चाहिए, वो उनके पास नहीं है और इसलिए वह वहाँ इस आधार पर कानूनन वहाँ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात है। उसके बाद अनुच्छेद 17 की बात आती है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? स्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत करता है। जैसे अनुच्छेद 18 की खास बात क्या है कि जैसे होता क्या था, पहले लोगों को उपाधियां दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, किसी राजा के द्वारा, राय साहब, रायन, शहजादे, सर, बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी लोगों के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता था कि समाज में एक तरह से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बनता था या लोगों में विभेद पैदा होता था। इसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब किसी व्यक्ति को विशेष उपाधियां नहीं ग्रहण की जाए, शिक्षा को छोड़कर शिक्षा और सैन्य उपाधियां दी जाएंगी। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी कोई उपाधि विशेष नहीं दी जाएगी किसी व्यक्ति को, यह कहता है अनुच्छेद 18 का। अब आते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 तक कुछ प्रावधान किए गए हैं जो व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं उसके जीवन के लिए, विकास के लिए उसके। पहला देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या प्रदान कर रहा है? वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको कुछ बोलना है तो आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह इसी के अंतर्गत आती है। आपको बोलना है, भाषण देना है, कुछ कहना है तो आप बेझिझक कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपने कोई अपराध किया है, नहीं किया है, ठीक है, उसका जाकर बाकायदे छानबीन होना चाहिए, नहीं कि ज़बरदस्ती उठा के आपको ले जाके जेल में डाल दिए। इन सबसे संबंध में संरक्षण। उसके बाद 21 क्या कह रहा है अनुच्छेद? 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बात की गई। इसमें क्या है? किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसको प्राणों से वंचित किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसमें मृत्यु दंड की सजा उसे हो सकती है, तो जब तक न्यायालय के द्वारा उचित जांच छानबीन नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अब ये नहीं कि पुलिस ने सुना कि फलाना व्यक्ति ने ये अपराध किया है और जघन्य अपराध है तो उसने क्या किया, उठाया रिवॉल्वर ठोक दिया उसको, तो ये क्या होगा? ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उसे नहीं ये किया गया, उसे जो सजा मिली, पहली चीज़ तो पुलिस को अधिकार नहीं है सजा देने की। ठीक है, दूसरी चीज़, आपने जिस प्रक्रिया के द्वारा दिया यह विधि की प्रक्रिया नहीं है। विधि की प्रक्रिया क्या है? न्यायालय में दोनों वाद विवाद वहाँ होगा और दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, अंत में निर्णय लिया जाएगा। तो इस आधार पर किसी व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 21 क ए किसी में जोड़ा गया या ए जोड़ा गया इसे में, वो क्या कह रहा है? उसमें कहा गया संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में और इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। मतलब 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बालक है तो उसके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसी में कर्तव्य 11 जोड़ दिया गया था जिसमें कहा गया कि माता पिता के लिए भी अनिवार्य है कि उनके लिए व्यवस्था किया जाए यथासंभव। ठीक है, अब अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है? 22 का कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यहाँ क्या है? कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी वगैरह होगा उससे संरक्षण, इसमें निवारक निरोध वगैरह, जो हाउस अरेस्ट वगैरह आता है, वो सारी चीज़ें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 23 से 24। 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब अगर कोई किसी का शोषण कर रहा है तो वह इस आधार पर न्यायालय की शरण ले सकता है। तो कैसा शोषण? अनुच्छेद 23 में बात की जा रही है मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यापार पर निषेध। जैसे आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते कि हम तुमको पैसा भी नहीं देंगे और तुमसे काम भी लेंगे, तो बेगार आप नहीं करवा सकते किसी से। वह कह देगा कि हमारा मौलिक अधिकार है, हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, आप हमसे ऐसे कार्य नहीं करवा सकते। दुर्व्यापार का प्रतिषेध, मतलब कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह जैसे काम, मनुष्य का, बच्चों का, महिलाओं का खरीद फरोख्त वगैरह, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आती हैं, शोषण के अधिकार के अंतर्गत।
तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है, कारखानों में आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम, ये बाद में जोड़ा गया, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखानों आदि खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता कार्य के लिए, वह अनुच्छेद 24 का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि घरेलू कार्यों में लगाया जा सकता है, ये प्रावधान कुटीर उद्योग में उन्हें लगाया जा सकता है, इस बात के लिए उन्हें छूट दी गई है। अब ये नहीं कि मान लीजिए कोई घर का किसी के कुटीर उद्योग है, मान लीजिए कि वो जो है बत्ती बना रहा है या फिर जो है कुछ पैकेजिंग का काम प्लास्टिक कर रहा है, होता है ना, कुछ तार बनाना, कुछ और चीज़ें खिलौने बनाने का कार्य है जो खतरनाक नहीं है, और घर का कुटीर उद्योग है तो बच्चे भी लगे हुए, आप जाके पुलिस में केस कर दीजिए कि फलाना बच्चों से काम करवा रहे, 14 साल से कम उम्र के हैं, तो पुलिस उनको छोड़ के आप ही को लपेट देगी। तो ऐसा काम मत करिएगा लक्ष्मीकांत पढ़ के। तो चलिए अगला है, अब अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए। धार्मिक स्वतंत्रता की क्या है, इसमें देखते हैं कि किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो अनुच्छेद 25 कह रहा है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है टोपी लगा रहा है तो वो टोपी लगा सकता है, कोई चंदन लगा रहा है चंदन लगा सकता है, धोती पहनना चाहे धोती पहन सकता है। ये आचरण प्रचार करने, कोई व्यक्ति प्रचार करना चाह रहा है तो प्रचार कर सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है उस व्यक्ति को। अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, वह व्यक्ति मंदिर बना सकता है, ट्रस्ट बना सकता है, संघ बना सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है अपने धर्म से संबंधित। अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है, किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब राज्य कोई धर्म विशेष का कर किसी व्यक्ति से वसूल नहीं सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे मानिए, इसको व्यक्तिगत मत लीजिए, कोई मान लीजिए कि योगी जी की सरकार है यूपी में, अब वो कह दें कि एक हम ऐसा जो है जगराता कर लगा रहे हैं, आज के बाद से हर व्यक्ति को यूपी में जगराता कर देना पड़ेगा, जो माता का जगराता होगा उसके लिए। तो अब ऐसा कर हो सकता है कोई मुस्लिम संप्रदाय हो, कोई सिख संप्रदाय हो, कोई जैन बौद्ध हो, वो मना कर दें कि नहीं भाई हम तो नहीं देंगे धर्म विशेष के लिए कर, तो यहाँ उनको अनुच्छेद 27 के तहत अधिकार प्राप्त होगा। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, जैसे अगर कोई ऐसा संस्थान है जो पूर्णतः राज्य के द्वारा वित्त पोषित है या अर्ध वित्त पोषित है या संबद्ध है सरकार से, तो उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब मान लीजिए कि शिशु विद्या मंदिर है, आरएसएस द्वारा चलाया जाता है, अब इसमें सुबह सरस्वती वंदना हो, गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ाया जाए, और मान लीजिए कोई करीम व्यक्ति है वहाँ, करीम नाम का लड़का है, अब उससे कह दिया जाए कि सब लोग चलो प्रार्थना शुरू करो, वो कह दे कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते, ठीक है, हम नहीं करना चाहते। हालांकि यहाँ एक प्रावधान है कि अगर वो नाबालिग है तो उसके माँ बाप से अनुमति लेने के बाद ही उससे कार्य करवाया जा सकता है। अगर उसके माँ बाप अनुमति देते हैं तो शामिल होगा, अगर नहीं देते तो नहीं शामिल होगा, ठीक है। तो आप ऐसी परिस्थिति में, चलो वो तो निजी हो गया, लेकिन अगर कोई सरकारी संस्थान है, कोई प्राइमरी स्कूल है, आप ज़बरदस्ती सबसे गायत्री मंत्र पढ़वाएं तो ज़रूरी नहीं कि अब्दुल भी वहाँ पे पढ़े, ज़रूरी नहीं कि जैन धर्म का व्यक्ति भी पढ़े, ज़रूरी नहीं कि बौद्ध धर्म का व्यक्ति, सिख संप्रदाय का व्यक्ति पढ़े, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। अब अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में बात की गई है इसकी। इसमें क्या कहा जा रहा है, अनुच्छेद 29 में 29 कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति, और देखिए भाषाई और धार्मिक यही दो शिक्षण के यहाँ पे जो है अल्पसंख्यक की चर्चा की जाती है, और किसी प्रकार के अल्पसंख्यक की नहीं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की जा रही है कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है तो अपने हित के लिए अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, संरक्षण कर सकता है उनका, उनकी बात तो उनके संरक्षण के लिए कोई प्रबंधन नियम बना सकता है, वो कार्य कर सकता है। 30 में भी यही है। 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आदि की बात की जा रही है 29-30 में। 31 की बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार था जिसे अब हटा दिया गया है, ठीक है, अब एक कानूनी अधिकार केवल है। अब देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अगर उपरोक्त मौलिक अधिकार बीमार होते हैं तो यहाँ उपचार की बात की जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर उपरोक्त मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप उनका जो है उनसे उस उत्पीड़न से मुक्ति पा सकते हैं। और इसमें क्या है, अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए और सुप्रीम कोर्ट आपको यथोचित न्याय प्रदान करेगा। ये उसका
जो है कहा जाए तो मौलिक कर्तव्य होगा, उसका मौलिक कर्तव्य है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी सुनवाई किया जाए। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 33, 34, 35 मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध हैं। ये थोड़ा जरूरी है, कभी कभार पूछ लेता है, कोई बहुत यहाँ विशेष नहीं, लेकिन जानना आप जरूरी है आपके लिए। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों और आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अब इसमें क्या है कि इसमें किसी भी जैसे जो सैन्य बल वगैरह हैं उनको अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, उनको जो उपरोक्त मौलिक अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है, और भी कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। 34 में क्या कहा है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन की बात की जा रही है। अर्थात अगर कहीं मार्शल लॉ लागू है, कहीं सैन्य कानून लागू है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ उपरोक्त अधिकारों की सामान्य परिपालन नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे अपस्पा लागू था अभी तक कश्मीर में, तो अब वहाँ कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें जो अधिकार प्राप्त हैं, जो 20 के तहत प्राप्त हैं, जो 22 के तहत प्राप्त हैं, हम उनका पालन करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मार्शल लॉ लागू है, वैसी परिस्थिति में इनका सामान्य पालन, सामान्य प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 35 क्या कह रहा है? इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान की बात की गई है। मतलब अनुच्छेद 34-35 के अंतर्गत जो भी है इनको कैसे लागू करवाया जाएगा इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये आपका संक्षिप्त विवरण मैंने दिया। अभी डिटेल में देंगे आगे एक एक कानून का, लेकिन अभी यहाँ हम केवल ये बता दिए कि आपको परिचय दे दिए पूरा। अब प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है देखते हैं। समानता का अधिकार क्या आपको नहीं मिला अभी इससे पहले? उसका संपत्ति का अधिकार आपको मिला, शिक्षा का अधिकार ये भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है। तो देखिए यहाँ समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया, शिक्षा का अधिकार देख लिया, शोषण के विरुद्ध का अधिकार भी देख लिया, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में दिया गया था, इससे हटा दिया गया था और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। किसमें? अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया था, ठीक है, इसे हटा, इसलिए यह मूल अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या हनन की स्थिति में नागरिक को कहाँ संरक्षण मिल सकता है? अभी जानने की जरूरत है हमें, आपको कहाँ संरक्षण मिलेगा। इससे पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, केवल एक और ए और बी में। तो कहाँ मिल सकता है? देखिए यहाँ पहले ही सी एलिमिनेट कर दीजिए, आप सी खत्म करिए, यानी कि जिला न्यायालय के पास अधिकार नहीं होता कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो केस हो उनकी सुनवाई करे। यह केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, उच्च न्यायालय आप अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन किया जाता है तो। हमारा मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में से उद्धृत किया गया? किस देश के संविधान में उद्धृत किया गया था? रूस के संविधान में? बिल्कुल नहीं, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में? बिल्कुल नहीं, यहाँ से जो है अनुसूचियाँ ली गई हैं और जो है यहाँ प्रस्तावना की भाषा ली गई है। फ्रांस की जो भ्रातृत्व वगैरह की बात की, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात की, वो फ्रांस से लिया गया है। अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकार ही लिया गया है। तो कहाँ उद्धृत था? फ्रांस में उद्धृत था। ऑप्शन सी आपका सही है, यहाँ फ्रांस में उद्धृत किया गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही हम पढ़े हैं। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई है। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार पटेल जी, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू। तो ये दोनों वकील थे, बहुत प्रसिद्ध वकील थे। हालांकि वकील तो सभी थे यहाँ, जिसको देखो वकील ही था। संविधान सभा में लगभग 70 to 80% लोग वकील ही थे। सरदार पटेल जी ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इन्होंने ही वहाँ पे मांग रखी गई थी मौलिक अधिकारों की। अनुच्छेद 12 निम्न में से कौन सा से राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? कौन आते हैं? तो अब चलिए यहाँ हम अनुच्छेद 12 की आपको डिटेल में बता रहे हैं विधिवत। राज्य की परिभाषा में तो यहाँ फिलहाल ऑप्शन आपका डी सही है, सभी आते हैं। तो डिटेल देखिए क्या कह रहा है। मूल अधिकारों के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। न्यायालय द्वारा घोषित वादों और संविधान के आधार पर राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। कौन कौन से तत्व राज्य में शामिल हैं? कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं।
सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार न्यास ये राज्य हैं। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, भेल ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इससे संबंधित एक निर्णय दिया था। उसमें उसने कहा कि किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है, वह राज्य की परिधि में आएगी। तो ये हमारा प्रश्न हल हुआ। अब देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है? जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कौन देता है? तो इसमें कौन दे रहा है अनुच्छेद 12 अभी हम पढ़े तो राज्य की परिभाषा बता रहा है। अनुच्छेद 15 हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें बताया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों की बात की। हमने अनुच्छेद 13 पढ़ा था, उसमें कुछ अलग चीज़ें थी। अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है? यहाँ ऑप्शन आपका बी सही है। इसमें क्या बात की जा रही? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, इनमें 4 भाग दिए गए हैं और इसमें कहा गया है 13 के 1 में संविधान लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। ठीक है, तो जो प्रचलित कानून थे वे भी अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं जिस हद तक, वहां तक उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि ये जुडिशियल रिव्यू में शामिल हो जाएगा। यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है, निरीक्षण कर सकता है कि क्या ये कानून उचित है, मानवोचित है या नहीं है। इसी में 13(2) में एक बात इसको विस्तार से बता दिया गया। उसमें क्या कहा गया? संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है यह 13(2) में। इसमें कहा गया यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इस हिसाब से आपका जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमने देख लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अभी हमने डिटेल में पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। तो किसको कहा जाता है? भाग 3 को। भाग 2 के बारे में हमने पढ़ चुका, इससे पहले पढ़ लिया, नागरिकता था। भाग 3 मौलिक अधिकार है और इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 18 में इमरजेंसी की बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में विस्तारित किया गया है? किस अनुच्छेद में विस्तारित किया गया है? तो यहां आपका अनुच्छेद 14, 18, 25, 32। तो अनुच्छेद 14 की बात अगर हम करते हैं तो समानता के अधिकार की बात की गई है 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं अगर, तो यहाँ देखिए ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि स्वतंत्रता की बात अगर हम करें तो अनुच्छेद 19 से 22 तक की बात होती है और इसमें 22 जैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ये आप ये समझ लीजिए एक एक करके, बाकी आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है। यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रता उसमें दी गई है। विचार, विश्वास, उपासना जो है प्रैक्टिस वगैरह की सारी स्वतंत्रता की गई है, प्रचार वगैरह की। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि समानता का, विधि के समक्ष समानता की बात की गई। अनुच्छेद 18 क्या क्या उपाधियों का अंत कर रहा है। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 उपचारों की स्वतंत्रता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अंतिम प्रश्न आपका इसमें है, क्या कह रहा है? 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 14 हमने पढ़ा ही है, समानता का अधिकार बात है, इसमें शिक्षा जैसी कुछ बात नहीं हुई है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 21(1) की जो बात हो रही है यह क्या है कि अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। इसमें अनिवार्य शिक्षा की बात की कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, जिस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें संक्षिप्त रूप में और बेहतर तरीके से समझा सकूँ, बता सकूँ, और ये वीडियो आगे बेहतर ही होती चली जाएगी। तो अगर आप नए हैं चैनल पे हमारे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है और भी उपयोगी है, लोगों के लिए लाभदायक होगा, तो शेयर भी कर लिया करिए दोस्तों में, और देखते रहिए, हम लेके वीडियो मिलते रहते हैं। नमस्कार।